इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 आज हम टॉपिक ले रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ को ही हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन काम आता है ये किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर डिफरेंट आर्म्स और डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट होगा वो करंट डिटेक्ट करने के लिए, या अगर हमें रेसिस्टेंस भी निकालना है, या उस सर्किट में कोई भी अननोन फैक्टर है, ईएमएफ हुआ या रेसिस्टेंस हुआ, उसे डिटेक्ट करने में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ कहलाता है जंक्शन रूल। तो जो फर्स्ट लॉ है वो उसकी स्टेटमेंट कहती है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज़ ज़ीरो। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि जंक्शन क्या होता है। तो यहाँ देखिए नीचे मैंने एक सर्किट दिखाया हुआ है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर से करंट या तो आ रहा है या वो जा रहा है। तो ऐसे किसी भी पॉइंट को जहाँ पे एक नहीं बल्कि दो या तीन वायर्स कनेक्ट हो रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और वहाँ से करंट आया या चला गया, तो ऐसे किसी भी पॉइंट को हम जंक्शन बोल देंगे। लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन एट एनी जंक्शन इज़ ज़ीरो। इसका मतलब एक जंक्शन पे जितना करंट आया है उतना ही उस जंक्शन से चला जाना चाहिए, करंट को उस पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं होना है। या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें द करंट एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। तो जितना करंट एंटर किया उस जंक्शन पे उतना ही उससे लीव आउट कर गया है। स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं कन्वेंशन क्या होता है। तो जो करंट जंक्शन को अप्रोच कर रही हैं उनको आप ले लेंगे प्लस। जैसे यहाँ पे I1 है, इधर देखिए I1, I2 एंड I3, ये तीनों ही कैसी थी, ये जंक्शन की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए हमने इनको प्लस लिया। और जो वायर्स जो करंट बाहर लीव आउट कर रही है, निकल रही है, उसको हम ले रहे हैं नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन लगाया है। जस्टिफिकेशन इस लॉ का यही है, ये पूछा भी गया है CBSE में 2-3 बार कि आप बताइए कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो हम इसका जस्टिफिकेशन देते हैं विद दिस स्टेटमेंट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज का लॉ कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब हुआ कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे पहुंचा उतना ही इस जंक्शन से निकल जाना चाहिए। यानी कि ये चार्ज करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब चाहे वो चार्ज की बात हो रही हो या यहाँ पे करंट की बात हो रही हो, तो जैसे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, चार्ज आया है तो उसे आगे निकलना पड़ेगा, सेम वे करंट भी एक्यूमुलेट नहीं हो सकती। करंट अगर जंक्शन पे अप्रोच करी है तो उसे वहाँ से लीव आउट भी करना पड़ेगा। तो इसका जस्टिफिकेशन यही है कि दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ इज अ लॉ फॉर द लूप, एक पर्टिकुलर क्लोज लूप के लिए लॉ है। इसको हम लूप रूल भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लॉ कहता है कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो चेंज इन पोटेंशियल कहा जाता था, चेंज इन पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो पहले स्टेटमेंट का फॉर्मूला ये है, बट हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम इसे IR के टर्म्स में देना चाहें तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। यानी कि समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो ये दोनों ही इसके स्टेटमेंट्स हैं, और ये दोनों ही स्टेटमेंट में से आप कोई भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो आई हैव दिस एज अ स्टेटमेंट एंड दिस एज अ स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में। आइदर यू से दैट सम टोटल ऑफ द चेंज ऑफ EMF इज चेंज ऑफ पोटेंशियल इज ज़ीरो, और द सम टोटल ऑफ द EMF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस इन द सर्किट। सो आप देखते हैं हमसे अप्लाई कैसे करेंगे और यह इसकी कन्वेंशंस क्या होंगी। सो लुक एट द कन्वेंशन नाउ। कन्वेंशन कहता है कि अगर सर्किट में जब भी आप कोई डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते हैं तो आपको एक डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम करनी होती है। तो आप उस डायरेक्शन ऑफ करंट को अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हो, वो अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर आपकी अज्यूम, ये एरो मैंने शो किया है अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपकी अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है कि आप बैटरी में लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो फिर पोटेंशियल में वैल्यू आप ले लेंगे प्लस। अगर आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं अज्यूम्ड में तो फिर आप वैल्यू ले लेंगे माइनस। और अब आपने सेम चीज़ हमने रेसिस्टेंस के लिए बोला,
अगर सर्किट का गिवन करंट यानी सर्किट का जो करंट है वो और जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है लूप डायरेक्शन वो दोनों सेम है तो रहेगा प्लस, और अगर वो दोनों अपोजिट हैं तो आएगा माइनस। ये जो मैंने कन्वेंशंस बताई हैं ये किस रूल के लिए, सेकंड जो स्टेटमेंट मैंने दिया था ये उसके लिए है। लेट मी राइट दैट, किस स्टेटमेंट के लिए, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। ये जो कन्वेंशन आपको दी गई हैं ये दोनों कन्वेंशंस हमने जो ली हैं ये इस वाले सर्किट के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अगर आप डेल्टा वी वाला लेंगे तो डेल्टा वी तो दूसरी तरफ चला जाता है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद इसकी कन्वेंशन वेरी कर जाएंगी, यानी कि फिर आपको रेसिस्टेंस के केस में माइनस सिंबल लेकर चलना पड़ेगा। किस स्टेटमेंट में, या तो आप लिख रहे थे डेल्टा वी, जिस डेल्टा वी को हम लिख ये भी सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा वी कैन बी रिटन एज ई माइनस आई आर, तो ये भी स्टेटमेंट जा सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए ये वाली कन्वेंशन वैलिड नहीं है, तो मैं कौन सा लेके चलूँगी आपसे, रूल हमारा चलेगा सिर्फ एक फॉर्म और वो भी ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। तो आप इस वाली इक्वेशन के लिए ये सारी कन्वेंशंस लगाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए कन्वेंशंस का साइन चेंज हो जाता है, यही इस कन्वेंशन फॉर रेसिस्टेंस रिवर्स हो जाएंगे, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि अगर कोई गिवन सर्किट हो तो आप कैसे उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे या कैसे इक्वेशंस बनानी है हमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्किट एज्यूम किया है और सर्किट के अंदर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने एज्यूम कर ली है। जैसे पहले ये I1 है, ये इस वाले सेल के लिए ये E2 सेल है, ये E1 सेल है, इसके लिए I2 है, और यहाँ थर्ड वाले में I1 प्लस I2। अब हमें माननी है इसमें कोई डायरेक्शन ऑफ करंट, मान के चलते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द एज्यूम्ड डायरेक्शन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ जो डायरेक्शन कंसिडर की है वो इस डायरेक्शन में है। सेम वे ऊपर वाले सर्किट में भी मैं जो डायरेक्शन ऑफ कंसिडर कर रही हूँ वो भी मैं इस तरीके से कंसिडर कर लेती हूँ। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया कि जिस डायरेक्शन में इसकी करंट होनी चाहिए थी, अब ये सेल लगा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होनी चाहिए थी, तो ये जो डायरेक्शन थी और इससे जो आने वाली डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन से मैंने अज्यूम डायरेक्शन मान लिया। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी माइनस सिंबल्स हम इक्वेशन बनाते हुए एलिमिनेट कर सकें वो हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी रहेंगे। सो लेट अस मेक द इक्वेशन यूजिंग दिस कन्वेंशन, जो हमने ऊपर दी थी उसी कन्वेंशन को हम यहाँ यूज़ भी करेंगे और इक्वेशन भी बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर E1 है, E1 की डायरेक्शन में यानी कि एज्यूम, ये आपकी एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट थी और वो है इधर, तो इस सर्किट में इधर जा रही है, वो इधर जा रही है। तो हमने देखा कि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं E1 के लिए, तो ये देखिए हम माइनस से प्लस में जाते हैं तो E1 को क्या लेना पड़ेगा हमें, प्लस, तो हमारा E1 आ गया प्लस। अब देखते हैं अगले इक्वेशन में, अगले पार्ट में जब ये सर्किट घूम कर आएगा इधर, तो फिर आप कहाँ से जाओगे, प्लस से माइनस की तरफ चले जाओगे, जो कि कन्वेंशन क्या दे देता है माइनस ई, तो यानी E2 क्या हो गया माइनस, E2 माइनस हो गया। अब हम रेसिस्टेंस को देख लें कि अगर आपके पास रेसिस्टेंस सेम डायरेक्शन ऑफ करंट भी वही है और आपकी अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट भी वहीं जा रही है, ये दोनों ही इस तरफ जा रहे थे और बाद में उस तरफ, तो यहाँ तो दोनों सेम हो गई, तो यहाँ के लिए रेसिस्टेंस R1 I1 ले लेंगे आप। लेकिन ऊपर वाले में देखो हम इधर जा रहे हैं और करंट इस तरफ आ रहा है, तो यानी R2 के लिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो अब हमें, जैसे हमने कहा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस में I2 R2। अब देखते हैं ऊपर वाले सर्किट के लिए, ऊपर वाले लूप के लिए, ये दोनों मैंने क्या किए, लूप मान लिए, कौन सा, A B C एंड D एक लूप मान लिया और ऊपर वाला E F लूप है। तो पहले मैंने कौन सा लूप लिया था, ये नीचे वाला जहाँ पर मैंने पहले ये एरो दिखाया है इसका लूप लिया, A B C D वाला लूप लिया। अब मैं ले रही हूँ D C E F वाला लूप, तो ये किसके लिए था, A B C D लूप, तो ये लगाया था आपने ABCD लूप के लिए। अब लगा रहे हैं हम CEFD लूप, ठीक है, अब हम ये वाला लूप लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर E2, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट थी अज्यूम्ड वाली, और E1 जो था वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स E2 तो मेरा प्लस रहेगा। अब आपका रेसिस्टेंस R2 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये भी प्लस रहेगा, तो I2 R2 आपका प्लस हो गया। जब हम ऊपर पहुँचे तो ये वाली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, I1 एंड I2। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में समझाना यहाँ मिस हो गया, ये हमने पहले लूप की डायरेक्शन सेकंड रूल ले लिया है, पर मैं यहाँ बता देती हूँ एक बारी पहले कि ये जंक्शन है, तो जंक्शन में करंट इधर से भी आया इधर से भी आया,
तो जो इस वाली बैटरी से आया उसको मैंने माना I2, जो इस वाली बैटरी से आया उसको मैंने माना I1, और जब ये इस जंक्शन तक पहुँचेगा तो करंट कहाँ जाना चाहिए? करंट तो रुकना नहीं चाहिए, करंट को आगे निकलना है। तो जो थर्ड आर्म में करंट जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसीलिए I1 + I2 लिखा गया। तो ये जो करंट है अब ये R3 के लिए है, और R3 की डायरेक्शन जो है वो और एज्यूम डायरेक्शन दोनों सेम जा रही हैं। तो फिर से करंट हमारे पास क्या आ जाएगा? I1 + I2, लेकिन अब की बार रेसिस्टेंस हो गई R3। तो ये तरीका होता है, हम जंक्शन बना सकते हैं, ये ना सर्किट बना सकते, इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये जंक्शन का रूल भी मैं बना देती हूँ यहाँ पर। ये है आपके पास I2 + I1 = जो थर्ड आर्म में होना चाहिए था वो करंट है आपकी I3। लेकिन I3 किसके, मतलब इसको अगर मैंने I1 + I2 ना माना होता और इसको I3 मान लिया होता तो I3 इज़ व्हाट? I3 इज सम ऑफ I1 एंड I2। तो ये आपके पास I1 एंड I2 लगा। ये कैसे आया है? ये समीशन ऑफ I को मैंने 0 माना इसलिए। और अगर आप इसको सेपरेटली बनाकर देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ हुआ क्या, ये I3 था, ये वाला आपका I1 है, और इस तरफ से आ रहा है आपका I2, तो जंक्शन यहाँ बना। तो ये दो आने वाली को आपने प्लस लेना था I2 + I1, और जाने वाली को माइनस लेना था I3 = 0। तो I3 को इधर ले गए, दैट इज़ वाई इधर आपके पास प्लस में I3 आ गया, मतलब प्लस वैल्यू आ गई I3 की। और ये हमारी 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें एंड वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ R1 R2, या जो भी आपसे मांगी गई है, जो भी अननोन फैक्टर है आपके पास। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड। सो दिस इज़ द सर्किट आई हैव, और अब इस सर्किट के अंदर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट भी मानती हूँ, अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट भी मानती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये कितना है, ये 4 वोल्ट है, ये है 1 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट। ये मैं आपको ये जो पार्ट अभी समझाया जा रहा है ये इसलिए समझाया जा रहा है कि आप अपने सर्किट के अंदर कितना कन्वीनियंट बना सकते हैं, उसको कैलकुलेशन कितनी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ किस हद तक आप नेगेटिव सिम्बल्स को कम कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी उतना गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम डायरेक्शंस ऐसी चूज़ करें जिसमें आपको कम से कम माइनस सिंबल का इस्तेमाल हो। तो ये 4 वोल्ट है, और यहाँ आपके पास 1 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है। तो डोमिनेटिंग बैटरी हो गई इस वक्त आपके पास, डोमिनेटिंग सेल जो काम कर रहा है वो है 4 वोल्ट, ये सोर्स डोमिनेट करेगा। तो अब 4 वोल्ट से डायरेक्शन ऑफ करंट निकलना चाहिए। ये जंक्शन है, ये दिस पॉइंट इज़ अ जंक्शन, यहाँ से करंट निकला, एंड उसके बाद आता है अब 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज़ अ वीक वैल्यू, वीक बैटरी की वैल्यू है। तो आपके पास जो करंट यहाँ पहुँचा है 4 वोल्ट हाई करंट होगा, वो आधा इधर जाएगा और आधा 2 वोल्ट की तरफ चला जाएगा। तो सम पार्ट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड सम पार्ट विल गो इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने इस वाले को आपने मान लिया I1, इसको आपने मान लिया I2, और इससे आप मान लीजिए I3। जंक्शन रूल हम लगाएंगे, और जंक्शन रूल लगा के हम I1 I2 I3 की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले अब मुझे डायरेक्शन ऑफ अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट भी लेनी है, तो वो हम ले लेते हैं। क्योंकि मैंने 4 वोल्ट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना है, तो मैं 4 वोल्ट से शुरू होती हुई डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेती हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास ये 2 वोल्ट था, तो आपकी चॉइस है, आप उधर से इधर भी ले सकते हैं और इधर से उधर भी ले सकते हैं। डिपेंड, डायरेक्शन जो अज्यूम करनी होती है उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ता है। डायरेक्शन में साइन आप क्या मान रहे हो उसका फ़र्क पड़ता है। सो लेट वी अज्यूम दी डायरेक्शन इन दिस सर्किट। सो ये डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं इस तरफ। पर्पस सिर्फ इतना ही था कि 2 वोल्ट यहाँ बड़ा है और 1 वोल्ट छोटा है, तो 2 प्लस में आ जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन उल्टा माना होता तो फिर 1 - 2 यानी नेगेटिव में वैल्यू आती, और हम चाहते हैं कि नेगेटिव कम से कम आए। तो अब हम देखते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। तो फर्स्ट लूप लेते हैं, इसको लूप को आप चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो। तो A B C D एंड E एंड F हमने डायरेक्शन को नाम भी दे दिया, लूप्स को नाम दे दिया। तो सबसे पहली डायरेक्शन बना रहे हैं किसके लिए? A B C D के लिए, या नीचे वाले के लिए। तो अब इसमें देखते हैं हम 4 - 1, ये 4 आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, लो टू हाई। लेकिन जब आप इसमें पहुंचोगे तो आप हाई टू लो जाओगे, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो 4 - 1। देन दूसरी तरफ अब रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये 2 है, I1 सेम डायरेक्शन में है, इससे मैच हो गई है, इस वाले में भी मैच हो रही है। तो दोनों ही आपकी प्लस वैल्यूज़ आ गई, 2I1 एंड +3I2।
इस वाले पार्ट के लिए ये एरो भी सेम डायरेक्शन में है और यहाँ जो एरो होगा वो भी सेम डायरेक्शन में है, यानी लूप की डायरेक्शन वही है, तो आपके पास प्लस वैल्यू हो गई। सेम भी आप ऊपर वाले के लिए निकालते हैं इक्वेशन। कौन सा लूप हो गया ये, DFEC लूप के लिए लेते हैं अब हम। और अब इस लूप के लिए इक्वेशन हो गई आपके पास 2 - 1, क्योंकि आपके पास हम उधर से इधर आ रहे थे, तो ये प्लस है ये माइनस है बैटरी, और ये जो आपके पास आ रहा है 4I1, अच्छा ये I3 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये नेगेटिव होगा 4I3, और जबकि ये वाला पार्ट आपका 3I2 प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं इक्वल टू 3I2 प्लस -4I3 नेगेटिव। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास। साथ ही हम यहाँ पे जंक्शन रूल भी लगा लें, तो जंक्शन रूल के मुताबिक I1 जा रहा है अंदर, I2 भी, सॉरी I1 जा रहा है, I2 एंड I3 लीव आउट करें, तो माइनस में I2 माइनस ऑफ I3 शुड बी इक्वल टू 0। और हम इसे लिख सकते हैं I1 की वैल्यू I1 की निकालोगे या I3 की निकाल लेते हैं, क्योंकि I3 इज़ डिफरेंट वैल्यू जो हमारे पास अननोन फैक्टर आ रहा था, तो वो आ जाता है आपके पास I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I3 को इधर ले गए तो I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारा I3 आ रहा था वहाँ पर उसे रिप्लेस कर देते हैं, तो I3 को रिप्लेस कर दिया, आपके पास इक्वेशन बन गई, ये रह गया 1 and 3I2 माइनस 4I1 माइनस I2, जिसे अगर आप रीअरेंज कर दें तो इट विल बिकम -4 ऑफ I1 एंड ये हो जाएगा आपके पास +7I2। सो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 3 लिख सकते हो, 3I2। सो नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेट अस सी कि पहली इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2, एंड दूसरी इक्वेशन जो यहाँ से हमारी आ रही थी तो आ रही थी 1 इज इक्वल टू -4I1 प्लस 7I2। अब इन इक्वेशंस को मैच करने के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से, तो हमारे पास एक न्यू फ्रेम इक्वेशन आ जाएगी, जो कि मैं अब उसी फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ये होगी 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये हो गया 4I1 और ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी 6I2। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, सिंपली ऐड करना है इसको। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को हमने ऐड कर दिया, सो ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 7 इज इक्वल टू 13I2। देयरफॉर I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 7/13। अब ये वैल्यू जो I2 की आई है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में वापस प्लेस कर दीजिए एंड यू कैन सॉल्व इट सो दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट I1। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1 एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, हम इसे इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो मैंने 2I1 लिख लिया इधर, एंड आपके पास बचा 3 -3 इंटू I2 की जगह पर 7/13 प्लेस कीजिए, एंड देन यू सिंप्लीफाई दिस, मल्टीप्लाई बाय 2, तो I1 आपके पास आ जाता है 9/13। सिमिलरली अब आपके पास वैल्यू थी I3 की, I3 कितना था हमारा, I1 माइनस I2, ये हमने ऊपर जंक्शन रूल में यहाँ पर पुट किया था। अब इसे वापस हम इक्वेशन के अंदर लगाते हैं और इसके लिए सॉल्व कर दें, 9/13 माइनस 7/13 विच विल गिव यू 2/13। सो आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, पहला दिस वन, सेकेंड इज़ योर दिस वन, एंड थर्ड I3 इज़ दिस वन, दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो I3, दिस इज़ योर I3 वैल्यू। सो ये आपकी थर्ड आ गई। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गए, तीनों आर्म्स में जितना करंट होना चाहिए था, एंड दिस इज़ द वे यू नीड टू कैलकुलेट इट। सो आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। किरचॉफ्स लॉ के ही कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, कोशिश करेंगे हम NCERT के क्वेश्चंस लें, और ये क्वेश्चंस में बात ये ध्यान रखें कि कई बार जनरली बच्चा ये इक्वेशंस तो बना लेता है लेकिन आगे कैलकुलेशंस में ही मिस्टेक कर देता है। तो आप जब भी किरचॉफ्स लॉ प्रैक्टिस करें आप टिल एंड करें, मतलब आखिरी रिजल्ट आने तक की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी आप वहाँ पर मिस्टेक्स करेंगे। फॉर आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।